नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जुगाड़ सरकार के नेताओं में ही आपसी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों पार्टियों के नेताओं में पड़ी आपसी फूट के कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने की चर्चाएं तेज है। लेकिन अब तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ने लगे हैं। एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में हुई जंग ने यह साबित कर दिया है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कतई एक्सेप्ट नहीं किया है। दरअसल भिवंडी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई जाती है। भिवंडी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच में जो बवाल हुआ है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि इन तीनों पार्टियों के नेताओं ने आपस में भले ही सामंजस्य बिठा करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना करके उद्धव सरकार का निर्माण कर लिया हो, लेकिन इन तीनों पार्टियों के साथ जो जनता महाराष्ट्र की जुड़ी हुई है, जो कार्यकर्ता महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना के बीच में हुए बवाल से ये तो साबित हो चुका है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी गठबंधन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी की नज़दीकियां बढ़ने की चर्चाएं तेज थी, दोनों पार्टियों में लंबे समय तक गठबंधन चलने की चर्चाएं तेज थी, वो अब सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बगैर पार्टी कुछ भी नहीं है। और यदि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में यूं ही भिड़ते रहे तो इस गठबंधन का चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण के महज एक साल के भीतर ही इस गठबंधन के टूटने की कहीं ना कहीं नौबत आ चुकी है। अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के ले लिया गया है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही थी, जो शरद पवार और संजय राउत के बयानबाजी को लेकर के नजदीकियां बढ़ रही थी, उसमें अब सफलता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है। इसके अलावा पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत तो पहले से ही फंसे हुए थे। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर 55 लाख रुपए की हेरफेर को लेकर के पीएमसी घोटाले में कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए थे, और उसको लेकर के ईडी 5 जनवरी को वर्षा राउत से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन मीडिया से बचने के लिए वर्षा राउत एक दिन पहले यानी कि 4 जनवरी को ही ईडी के ऑफिस पहुंच जाती है। ईडी की तरफ से 55 सवालों की लिस्ट कहीं ना कहीं वर्षा राउत के सामने रखी जाती है। 3 से 3.5 घंटे तक ये पूछताछ चलती है। और अब शिवसेना के एक पूर्व सांसद भी कहीं ना कहीं इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। कहा जा सकता है कि शिवसेना के पूर्व सांसद तक इस घोटाले के तार हैं वो जुड़ गए हैं, और यही कारण रहा कि ईडी ने अपना जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया है, और जल्द ही शिवसेना के पूर्व सांसद को सम्मन भेजकर ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी प्रवीण राउत द्वारा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट एक ट्रस्ट में भेजा गया था, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि मतलब साफ है, पीएमसी बैंक घोटाले का कनेक्शन अब अंडरवर्ल्ड से भी हो गया है, जिसकी वजह से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर करने के मामले में अब महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है, और साथ ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में आपसी तकरार भी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को इस मुद्दे को लेकर के फटकार लगाई है, लेकिन इसका दोनों तरफ फायदा बीजेपी को हो रहा है। जिस तरह से यदि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया तो फिर कांग्रेस इस गठबंधन से नाराज होगी, कन्फर्म है, क्योंकि औरंगाबाद का नाम बदलने से कांग्रेस का वोट बैंक यानी मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा। इसलिए कांग्रेस संभाजी नगर पर कतई राजी नहीं है। और यदि शिवसेना संभाजी नगर करने में सक्सेस नहीं हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के दोगले हिंदुत्व को लेकर के, उनकी दोगली हिंदुत्व वाली विचारधारा को लेकर के कटाक्ष करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं औरंगाबाद का नाम बदलकर यदि संभाजी नगर रखा गया तो फिर कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो नाराज होकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। और यदि संभाजी नगर करने में शिवसेना कामयाब नहीं हुई तो फिर आप मान करके चलिए कि शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसका बीजेपी को पूरा पूरा फायदा होगा हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के
खूब सारा फायदा फिर बीजेपी को शिवसेना पहुंचाएगी। इसके अलावा बीएमसी चुनाव को लेकर के शिवसेना ने गुजराती वोटर्स जो महाराष्ट्र के अंदर मौजूद हैं उनको एक लुभाने के लिए नया तरह का पैंतरा आजमाना भी शुरू कर दिया है। 227 बीएमसी की सीटें हैं मुंबई के अंदर, उसमें से 50 से 52 सीटों पर 30 लाख से ज़्यादा गुजराती हैं, वो बीएमसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के फिक्स वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने के लिए अब शिवसेना की तरफ से एक जो कैंपेन चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गुजराती वोटर्स जो महाराष्ट्र के अंदर मौजूद हैं, मुंबई बीएमसी में मौजूद हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के हैं और बीजेपी के फिक्स वोट बैंक में अब शिवसेना ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है ताकि बीएमसी चुनाव में वो अपनी जीत दर्ज कर सके। पिछले 2 दशक से बीजेपी के सहयोग से शिवसेना बीएमसी पर कब्जा बनाए हुए है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं शिवसेना थर्ड ग्रेड की पार्टी बनने जा रही है। जब से बीजेपी से दूरियां शिवसेना ने बनाई है और हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ करके मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को शिवसेना अपना चुकी है, उसके बाद में शिवसेना की हालत बीएमसी में कमज़ोर हो चुकी है। और अब जिस तरह से जो गुजराती वोटर्स हैं, जो बीजेपी के फिक्स वोटर्स हैं, उनमें सेंधमारी करने का काम अब शिवसेना की तरफ से शुरू कर दिया गया है। गुजरातियों को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से कर दिए गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उनमें 100 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। इस तरह का फैसला शिवसेना की तरफ से लिया गया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी भी इस पर तंज कस रही है कि बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह से नोटा से भी कम वोट शिवसेना को मिले, जमानत जब्त हुई, उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने सबक नहीं सीखा है। और एक बार फिर से पश्चिमी बंगाल के अंदर उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो मैदान में उतरे, यानी कि 100 सीटों पर शिवसेना की तरफ से जो चुनाव लड़ा जाएगा, वहां शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक है वो कटेगा, शिवसेना के साथ आएगा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की जीत हो जाएगी और तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएगी। इस तरह की सोच के साथ शिवसेना है वो पश्चिमी बंगाल में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन शिवसेना की हालत क्या है ये बिहार में देखने को मिल चुकी है और अब खुद पश्चिमी बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरह से जमानत जब्त कराने का काम शिवसेना के नेताओं की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। एच.के. पाटिल को मुंबई भेजा गया है विधायकों से बातचीत करने के लिए। इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल को संजय निरुपम के साथ मिलकर के जो गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है और अगले 1 हफ्ते के भीतर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर के.सी. वेणुगोपाल को अंतिम फैसला भी लेना है कि क्या हमें गठबंधन में रहना है या नहीं। उस 1 हफ्ते में से 1 दिन गुजर चुका है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के भीतर के.सी. वेणुगोपाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बड़ा फैसला लेंगे कि उनको गठबंधन में रहना है या फिर नहीं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या के.सी. वेणुगोपाल की जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।